थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक मतलब क्या है? थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है थर्मो मींस हीट एंड डायनेमिक्स का मतलब हो गया कॉज ऑफ द मोशन, है ना। हम लोगों ने जो मैकेनिक्स में डायनेमिक का टर्म समझा था, वही टर्म यहां पर भी वही आ रहा है, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो थर्मल मतलब हीट की वजह से जो हम लोग मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कॉज है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो थर्मोडायनेमिक्स प्राइमरली इन सब चीजों को डिस्कस करने वाला है कि कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं। बट बिफोर आई स्टेप इनटू दैट, कुछ पर्टिकुलर सिस्टम्स है थर्मोडायनेमिक के जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। So we're going to discuss thermodynamic systems. Thermodynamic systems. ठीक है, अब तीन तरह के सिस्टम्स होते हैं। पहला सिस्टम ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम का मतलब है मैटर एंड एनर्जी कैन बी एक्सचेंज्ड इन दिस सिस्टम, है ना। इट्स समथिंग लाइक, अगर इसी क्लासरूम की बात करें, इस क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, है ना। तो इस क्लासरूम में हो सकता है यहाँ के बच्चे, अगर मैं दरवाजा खोल दूं और मैं ओपन कर दूं सिस्टम को, तो सीधी सी बात है कोई बच्चा यहाँ से उठ के बाहर जा सकता है, कोई भी बाहर से अंदर आ सकता है। तो मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है, प्लस मैं बोल रहा हूं तो मेरी एनर्जी बाहर तो जा ही रही है। तो उस सिनेरियो में मैटर एंड एनर्जी दोनों के दोनों क्या है, एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये हो गया ओपन सिस्टम। राइट नाउ अगर वैसे बात करनी तो ये रहा पानी का गिलास, ओपन सिस्टम है। ठीक है, पानी बाहर भी आ सकता है और पानी की एनर्जी बाहर भी आ सकती है, तभी पानी का टेम्परेचर कंपैरेटिवली बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मैं ठंडा पानी था लेकिन अभी नॉर्मल हो रहा है। तो बेसिकली क्या है, वो अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर पा रहे हैं सराउंडिंग के साथ। तो इस सिस्टम को हम लोग क्या बुलाते हैं, वी कॉल इट एज ओपन सिस्टम। ठीक है, दूसरा क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम का मतलब है मैटर इज स्टेशनरी। ठीक है, मतलब मैटर का एक्सचेंज नहीं है। मैटर ऐसे लिख दो, वही लिख देता हूं, मैटर डजंट exchanges but energy do। मतलब यही पानी को मैं ग्लास में रखने की जगह नॉर्मल बॉटल के अंदर रख देता हूँ, प्लास्टिक बॉटल लेता हूँ, उसके अंदर शिफ्ट कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, एक बार शिफ्ट करके ढक्कन बंद कर दिया, उस कंडीशन में क्या होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगी। हाँ, ठंडी पानी की बोतल जल्दी गर्म हो जाएगी, लेकिन पानी नहीं लीक होगा। जैसे कि राइट नाउ इस क्लासरूम का भी कंडीशन, यहाँ पर अब क्लासरूम बंद है, एक डेकोरम मेंटेन किया हुआ है, तो आप लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, बाहर के लोग अपने अंदर नहीं आ सकते हैं, तो मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है। लेकिन एक बंदा अगर चाहे उसको पनिशमेंट दे दी, बाहर खड़े हो जाओ क्लासरूम के, तो वो बंदा चाहे बाहर ही क्यों ना खड़ा हो, तो अगर उसका पढ़ने का मन है तो वो कान लगा के सुन नहीं सकता है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज तब भी हो रही है। ठीक है, तो इस सिस्टम को हम लोग क्या बुलाते हैं, क्लोज सिस्टम। ठीक है, इसको क्या बुलाते हैं हम, क्लोज्ड सिस्टम। थर्ड is isolated system। थर्ड इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है ना तो एनर्जी, नीदर मैटर नॉर एनर्जी गेट्स एक्सचेंज्ड। तो ना तो मैटर और ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। बेस्ट क्या है, थर्मस, है ना। पानी जो थर्मस रहता है उसमें अगर आप गर्म चीज रखते हो तो काफी घंटों तक वो गर्म रहता है, ठंडा रखेंगे तो काफी घंटों तक ठंडा रहता है। तो प्राइमरली क्या है, वो हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही है। ठीक है, चंद घंटे तक का मतलब वो भी 100% आइडियल नहीं है जो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट आइसोलेटेड नहीं है, लेकिन स्टिल वील टेल कि इट्स क्लोज टू आइसोलेटेड सिस्टम।
मैं इस क्लासरूम को साउंड प्रूफ कर दूं तो मेरी एनर्जी बाहर भी नहीं जाएगी, तो ना मैटर एक्सचेंज हो रहा है ना एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, तो वो क्या है, कंप्लीट आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, क्या बुलाते हैं उसको, कंप्लीट आइसोलेटेड सिस्टम। सो थर्मोडायनामिक सिस्टम में तीन तरह के सिस्टम का बात समझना जरूरी है, वो है ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। कूल इनफ? नहीं, यहां पर हम लोग सिस्टम में एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, तो वैक्यूम मतलब होगा कि उस जगह पर कोई गैस मॉलिक्यूल आसपास अवेलेबल नहीं है, नहीं, हम लोग उसकी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर प्राइमरीली सिर्फ मैटर और एनर्जी के एक्सचेंज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये रहा थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में कुछ चीजें, लिख लीजिए प्लीज। ठीक है, तो इसके बाद आती है बात, अब यहां पर आएगा कि कुछ ना कुछ डायनेमिक्स पढ़ना शुरू किया था जब हम लोगों ने मैकेनिक्स में भी, तब हम लोगों ने न्यूटन के 3 लॉज के बारे में बात की थी, है ना, हम उसके लॉज को डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर भी वही बात आती है। अब क्योंकि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स देख रहे हैं, तो इसमें भी कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे जिससे वो काम करेगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आती है थर्मोडायनेमिक के, अब सारे हम लोग लॉज पढ़ने वाले, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक एक करके डिस्कस करेंगे। जब जो भी रूल हम लोग, जो भी लॉ डिस्कस करने वाले हैं, उसको हम लोग इंटायरली बहुत डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, वंस इट इज डन थोरोली देन ओनली वी विल मूव टू द नेक्स्ट लॉ। ठीक है, सो फर्स्ट लॉ है हमारे पास, उसका नाम है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्राइमरली सिर्फ डिफाइंस टेम्परेचर, है ना, जो हम लोगों ने टेम्परेचर की डेफिनेशन पहले पढ़ी है, तो ये बेसिकली टेम्परेचर को डिफाइन कर रहा है। टेम्परेचर डिफाइन मतलब सेंसेशन ऑफ हीट, है ना, जिसको हम लोग बुलाते हैं, वो बेसिकली यहाँ पर उन्होंने सिर्फ डेफिनेशन लिख दी कि जीरोथ लॉ एक्सप्लेन्स दी, सॉरी, एक्सप्लेन्स दी टेम्परेचर कितना है, क्या एक्सप्लेन करता है उसके बारे में है। सेकेंड थिंग कम्स अप एज, जो दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने समझाई, ये सब चीजें वो हैं जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, वही चीज जीरोथ लॉ में एक्सप्लेन की गई है, दैट इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या कहता था, अगर एक ऑब्जेक्ट हायर, एक गैस हायर टेम्परेचर पे और दूसरी लोअर पे है, तो हमेशा एनर्जी जो है वो हायर से लोअर की तरफ ट्रैवल करती है, राइट। तो वही डिस्कशन हम लोग यहाँ पर भी कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर देखा जाए तो थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए मैं एक क्लोज कंटेनर टाइप स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ये एक सिस्टम बना रहा हूँ, आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड मतलब अंदर की कोई भी एनर्जी और मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा। ठीक है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम में जो वॉल यूज की गई है, इसका नाम होता है एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल मतलब दिस इज मेकिंग द सिस्टम आइसोलेटेड। ठीक है, सिस्टम को आइसोलेटेड कर रहा है, समझ रहे हो ना, बाहर की एनर्जी अंदर के उस पर्टिकुलर वॉल्स के अंदर जो भी चीज है उसकी और बाहर की एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, एडियाबैटिक वॉल आ गई। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक और वॉल बना देते हैं और इधर भी एक एडियाबैटिक वॉल खींच देते हैं। तो ये दो सिस्टम ए और बी गैस के बीच में एक हम लोगों ने एडियाबैटिक वॉल खींच दी। ठीक है, तो अब ए और बी के बीच इसका मतलब क्या हुआ, ना तो मैटर एक्सचेंज होगा ना एनर्जी एक्सचेंज होगी। सही बात है, ना तो मैटर एक्सचेंज होगा ना एनर्जी एक्सचेंज होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ऊपर वाला सिस्टम है इसके अंदर एक और सी गैस भर देते हैं। ठीक है, और ये जो वॉल हम लोगों ने यहाँ प्लेस की है, इसका नाम रख देते हैं डायाथर्मिक वॉल्स। डायाथर्मिक वॉल, डायाथर्मिक वॉल का मतलब हुआ ये हो जाएगा क्लोज्ड सिस्टम वाली वॉल, ये हो जाएगी क्लोज्ड सिस्टम वाली वॉल। ठीक है, क्लोज्ड सिस्टम वाली वॉल आ गई। तो अब क्या होगा,
ए और बी आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते एनर्जी को, ना ही मैटर को, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने एक क्लोज सिस्टम के साथ एक सी गैस प्लेस की गई है, तो ए डायरेक्टली अपनी हीट को किसको ट्रांसफर कर सकता है, सी को, और सी अपनी एनर्जी को बी को ट्रांसफर कर सकती है। इसका मतलब एट द एंड ऑफ द डे जब आप इन तीनों का टेम्परेचर चेक करेंगे, हीट एनर्जी चेक करेंगे, तो वो क्या होगा, तीनों का टेम्परेचर बराबर होगा। तो इसको क्या बुलाते हैं, इसको बुलाते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये कॉन्सेप्ट प्राइमरली जीरोथ लॉ ने समझाया कि किस तरीके से हम लोग आइसोलेटेड और क्लोज सिस्टम को डिफाइन करते हुए थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं। Am I clear with this? Good enough. इसको मैं नोट कर लीजिए। ओके, जीरोथ लॉ के बाद अब हमारे पास बात आती है, यार एक गैस कैसे वर्क डन करती होगी, कैसे काम कर रही होगी, पर्टिकुलर पिस्टन को ऊपर नीचे करने में कहीं ना कहीं काम करेगी। तो अभी हमारा नेक्स्ट टाइटल ही है, हमारा नेक्स्ट टाइटल है वर्क डन बाय अ गैस। वर्क डन बाय अ गैस, ठीक है। सो वर्क डन बाय अ गैस का मतलब है, अगर हम लोग मान लीजिए एक कंटेनर यहां पर रखते हैं, ठीक है, एक पिस्टन सिलेंडर है बेसिकली ये, और हम एक पिस्टन को यहां प्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब इस पिस्टन के अंदर क्या होगी, एयर है, कोई गैस है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको कर रहा हूं भाई गर्म, ठीक है। तो नीचे हम लोगों ने बर्नर लगा दिया। बर्नर लगाने से क्या होगा, ये पिस्टन कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। तो इसका फाइनल सिनेरियो क्या होगा, इधर आ जाएगा ये, ठीक है। तो होगा क्या, प्राइमरली हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये पिस्टन कुछ dx लेंथ ट्रेवल किया है। मान के चलते हैं s जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन है, ठीक है। मैं इसको क्रॉप करके नीचे लिख देता हूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन है, ठीक है। अब यहां पर बच्चा एक बात समझिए, अब अगर मैं गर्म कर रहा हूं तो यहां पर क्या होगा, एक प्रेशर नीचे से अप्लाई होगा, जो गैस सिलेंडर पे, सिलेंडर के पिस्टन के ऊपर अप्लाई करेगी, ठीक है। तो फोर्स निकाला जाए तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, प्रेशर और एरिया का मल्टीप्लाई, P = F by A होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिख दूंगा, P into S, बेसिकली हमारे पास फोर्स लग रही है, the force is the pressure acting on that particular piston, है ना, पिस्टन सरफेस के ऊपर जितना हमारे पास लग रहा है। तो F = P into S हो गया। अब क्या होगा, आप समझते हैं वर्क डन का मतलब क्या होता है, dW का मतलब क्या होता है, F.dx लगाना, सही है। अब यहाँ पर देखो जरा आप, P into S into dx लगाते थे। अब S क्या है बच्चा, S है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पिस्टन का, और dx क्या, कितना वो ऊपर जा रहा है। तो प्राइमरली ये क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम हो गया। सो dw = Pdv लग जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन, है ना, क्या है, वर्क डन का हो गया। इसका मतलब dw पॉजिटिव होगा, dw पॉजिटिव होगा if volume of cylinder is increasing, if volume is increasing, मतलब अगर dv पॉजिटिव है तो चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव है तो वर्क डन भी पॉजिटिव है। अगर चेंज इन वर्क डन नेगेटिव कब होगा, dv इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है बच्चा, एक्सपेंशन हो रही है ना, पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपेंशन हो रही है, पिस्टन की एक्सपेंशन हो रही है, सिलेंडर का ज्यादा वॉल्यूम कवर हो रहा है। तो dw = नेगेटिव होगा अगर इफ वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, मतलब dv जो है वो क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आ जाएगा कंप्रेशन, क्या आ जाएगा, कंप्रेशन। दबा रहे हो आप, अब पिस्टन को ऊपर से दबा रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका वॉल्यूम इनिशियली इतना था, वॉल्यूम कम हो गया। तो वॉल्यूम कम होने का मतलब क्या हुआ, कि आप लोग कहीं ना कहीं नेगेटिव वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक बात है, आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन है, वॉल्यूम घट रहा है तो नेगेटिव वर्क डन है, ठीक है। एक और स्टेटमेंट यूज करते हैं, बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, आई एम गोना एक्सप्लेन इट टू यू राइट नाउ, ठीक है। थोड़ी देर में समझा रहा हूं मैं, और मैं आप लोगों को कुछ कंपैरिजंस भी बताऊंगा जो आप फिजिक्स में यूज करते हैं और केमिस्ट्री में यूज करते हैं।
सो वी कैन डू दैट। आप इतना नोट करिए, देन वी मूव अहेड। अब वर्क डन बाय द गैस के बाद हम लोग क्या कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब देखो वर्क भी समझ में आ गया, लेकिन आप समझ रहे हो जब हम लोग किसी चीज को हीट सप्लाई करते हैं तो सिर्फ सिलेंडर ऊपर नहीं जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। और क्या हो रहा है, वो गैस अंदर गर्म भी हो रही है, उसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर वो भी कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, एंड देन आई विल कम बैक टू द, मैंने जब आपको बोला कि मैंने बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम समझाना है, देन आई एम गोना कम बैक टू इट। तो प्राइमरली अब हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड थिंग, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और कुछ नहीं बल्कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझा रहा है। अब बेस्ट पार्ट क्या है, लॉसेस को इंक्लूड ही नहीं कर रहा है यहाँ पर। हम जनरली तो हीट लॉस ही बुलाते हैं, यहाँ तो बात ही हीट की हो रही है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर रहा है, मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो प्राइमरली मैं दोबारा उसी एग्जांपल को लेकर आ रहा हूं आप सबके सामने। ठीक है, ये हम लोगों ने एक सिलेंडर बना दिया, यहाँ पर उसका इसके सामने एक पिस्टन प्लेस कर दिया। ये हम लोगों ने पिस्टन प्लेस कर दिया और मैं इसको कर रहा हूँ गर्म। ठीक है, नीचे बर्नर के नीचे प्लेस कर दिया और लो भैया करते हैं इसको हम गर्म। तो जैसे ही गर्म करेंगे क्या होगा, आप कुछ हीट दे रहे हो, देयर इज सर्टेनली सम चेंज इन हीट, and that heat supply what it is doing, it is actually increasing the, or it is work, it is doing a work, right? वो कहने के पिस्टन को ऊपर कर रहा है, वॉल्यूम बढ़ा रहा है, increasing the volume. that means हम इसको क्या लिख देंगे, हम इसको लिखते हैं डेल्टा U प्लस डेल्टा W। डेल्टा U क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, मैं लिख देता हूं। डेल्टा Q क्या है, चेंज इन हीट, चेंज इन हीट एनर्जी। डेल्टा U क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये क्या होता है भाई, आप लोगों ने केटीजी में एनर्जी के बारे में पढ़ा था गैस की, याद है? तो दैट मींस डेल्टा U का फॉर्मूला क्या होता है, F/2 NR डेल्टा T। हाँ जी, ये लिखते थे हम U का फॉर्मूला। डिपेंडिंग ऑन किस गैस के बारे में बात कर रहे हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वैसे यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, F/2 NR डेल्टा T आ गया हमारा डेल्टा U का वैल्यू। और डेल्टा W क्या है, चेंज इन वर्क डन, जो कि बेसिकली क्या समझाता है, फॉर्मूला में ये भी पढ़ लिए, डेल्टा W इज इक्वल टू P डेल्टा V। प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम विल गिव यू द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इसी चीज को अगर मैं थोड़ा कैलकुलस बेस्ड लिखूं, कैलकुलस फॉर्म लिखूं तो क्या लिखूंगा, DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW। बेसिकली आप समझ रहे हो एनर्जी कंजर्व कैसे हो रही है। आप हीट के फॉर्म में एनर्जी सिस्टम को दे रहे हो, वो कुछ फिजिकल काम भी कर रहा है प्लस अपना टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। अब बेस्ट बात क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एनर्जी इंक्रीज होगी गैस की। वही चीज मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ डेल्टा U से। डेल्टा U इज इक्वल टू F/2 NR डेल्टा T। तो टेम्परेचर चेंज होगा तो एनर्जी चेंज होगी, दैट्स इट, अ वेरी सिंपल प्रोसेस। ठीक है, तो इस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब इसी के अंदर और एडवांसमेंट्स भी हैं और कुछ डिटेल्स भी हैं, पॉजिटिव कब लेना है कब नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि डेल्टा Q, मैंने क्या बोला आपको, डेल्टा Q क्या है, चेंज इन हीट है। डेल्टा Q क्या है, चेंज इन हीट है। डेल्टा Q पॉजिटिव होता है व्हेन हीट इज गिवन टू द सिस्टम। जब जब टर्म हम लोग सिस्टम यूज करेंगे तो ध्यान रखिएगा, फिजिक्स की भाषा में सिस्टम का मतलब होता है गैस। ठीक है, फिजिक्स में हम लोग इतना समझ लो, मैकेनिकल चीज क्या है, पिस्टन है यहाँ पर। तो हम लोग तो भाई, हमें तो आदत है फिजिक्स में, अभी तक हम लोग हमेशा मैकेनिकल चीजों के बारे में बात करते हैं। तो मैकेनिकल चीजें हमारी पेट चीजें हैं। ठीक है, अंदर गैस पहली बार डिस्कस कर रहे हैं तो गैस नया है, तो नई चीज हम लोग सिस्टम बना देते हैं। ठीक है, हमारे लिए कॉन्सेंट्रेशन वो है, तो नया क्या है हमारे लिए, गैसेस। इसलिए हमारा जब भी सिस्टम टर्म यूज होगी तो इसका मतलब वो गैस की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिस्टम इज नथिंग बट गैस। तो अगर आप हीट गैस को दे रहे हो तो डेल्टा Q पॉजिटिव है। हीट वहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो
तो जो अंदर गैस है वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, आप उससे हीट निकाल लोगे। हीट इज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द सिस्टम। प्लीज ध्यान रखिएगा, सिस्टम वर्ड का मतलब गैस की बात कर रहे हैं। डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये हम लोग पहले ही लिख लिए हैं। डेल्टा यू पॉजिटिव होता है when temperature of gas या टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस, मैं वही लिखता हूं, सिस्टम टर्म यूज करता हूं ताकि आपको आदत ही वो पड़ जाए। when temperature of system increases, वो आप समझते हो, डेल्टा टी बढ़ेगा तो डेल्टा यू भी बढ़ेगा, एज सिंपल एज दैट। डेल्टा यू नेगेटिव व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। जब dt माइनस नेगेटिव आ रहा है तो dq भी नेगेटिव आएगा। अच्छा ठीक है, तो डेल्टा यू का ये फॉर्म हो गया। वही लास्ट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वर्क डन। ठीक है बेटा, डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव कब होता है, अब यहां पे टर्म लिख रहा हूं मैं। डेल्टा क्यू पॉजिटिव का मतलब है वर्क इज डन बाय द सिस्टम, और डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव होगा मतलब जब एक्सपेंशन हो रही है, राइट। एक्सपेंशन मतलब बाय द सिस्टम है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम में हम लोग नेगेटिव वर्क कंसिडर करते हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर सिंपल सी बात है बच्चा, मैं तुम्हें बोलूं क्वेश्चन सॉल्व करो, जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी तुम कॉन्सेप्ट सीखोगे। तो वर्क, व्हेन एवर वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तुम लोग काम करते हो, वो पॉजिटिव चीज है। मैं जितना मर्जी ज्ञान बांटता रहूं, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। प्राइमरली ऑन द सिस्टम वर्क डन नेगेटिव है, बेकार है ये। जितने मर्जी क्वेश्चन सॉल्व करा लूं, कितने भी हैवी क्वेश्चन सॉल्व करा लूं, जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं इंक्रीज होगा। ठीक है, सो वर्क डन बाय द सिस्टम इज अ पॉजिटिव थिंग, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। स्पून फीड करने से नेगेटिव वर्क ही आने वाला है। ठीक है, लेकिन ब्यूटी ऑफ दिस इज कि केमिस्ट्री में ये टर्म उल्टा है। केमिस्ट्री में जब आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं तो वो बोलता है कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव है, बाय द सिस्टम नेगेटिव है। उसी में जैसे ही आप वो सुनते हो आप कंफ्यूजन लग जाते हो कि अरे यार तो फंस गए हम। तो मैं आप लोगों को उसका सोल्यूशन भी दे रहा हूं। उसका सोल्यूशन ये है, आपने बिना सोचे समझे मेरी बात को ये ध्यान में रखना है, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव होता है। जो मैंने एग्जांपल दी, आप काम करोगे बाय द सिस्टम पॉजिटिव है, खुद करोगे तो जल्दी सीखोगे, ऑन द सिस्टम नेगेटिव है ना। तो आप कहोगे कि अच्छा भैया केमिस्ट्री को भैया छोड़ रहा मतलब ये। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको इतना एक हिंट दे देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक पेज और नेक्स्ट पे जा रहा हूँ, मैं आपको एक नोट लिखा देता हूँ। नोट ये है कि इन केमिस्ट्री वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, whereas on the system is positive। ये कौन याद करेगा, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव कौन याद करने वाला है। तो मेरे पास एक हिंट है, ठीक है, तो मैं एक शॉर्टकट भी याद करा देता हूं आपको। हिंट ये है, बेस्ट है कि अगर आप स्टैंडर्ड करना चाहते हैं, है ना, हिंट है टू स्टैंडर्डाइज वन कंक्लूजन। वन कंक्लूजन सिंपल है, वो कहता है फिजिक्स में गैस सिस्टम है, केमिस्ट्री में आपको ऑन बाय का फंडा ही खत्म हो जाएगा। केमिस्ट्री में गैस की बात तो वो बचपन से ही कर रहे हैं,
पिस्टन नई नई चीज आई है हमारे लिए, उनके लिए पिस्टन, वो भाई भाई पिस्टन लेके आए हैं, है ना, तो पिस्टन पहली नई नई चीज है, तो इसलिए वो क्या बोलेंगे केमिस्ट्री में पिस्टन जो है वो सिस्टम है। सही है, सारे पिस्टन देखने लग जाएंगे, जैसे फिजिक्स वाले सारे गैस देखने लग जाएंगे, भाई गैस है नहीं तो कुछ, तो वो कंडीशन आ गई। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव समझने के लिए ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम की कंफ्यूजन दूर करने के लिए बेस्ट है हमेशा एक स्टैंडर्ड रूल, बाय द सिस्टम पॉजिटिव, ऑन द सिस्टम नेगेटिव। इसका मतलब कभी भी फिजिक्स में देखो, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, अगर मैं ये काम कर रहा हूं, नेचुरल लॉ तो यही कहता है कि भैया ये एक पिस्टन है, आप इसको गर्म कर रहे हो तो ये ऊपर जाना चाहिए। सही बात है, नेचुरल लॉ है, ये तो नेचर कर रही है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री तो तुमने बांटी है ना, नेचर तो यही काम करेगी, आप फिजिक्स लैब में करो तब भी यही होगा, आप केमिस्ट्री लैब में करो तब भी यही होगा। बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि फिजिक्स में बोलते हैं, मैं इधर इसलिए डंडा रखा हुआ है अभी, फिजिक्स में कह रहा है, कहता है इसका फॉर्मूला बनेगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, क्योंकि एक्सपेंशन हो रही है। हमारे लिए सिस्टम क्या है, गैस, तो गैस क्या कर रही है, गैस पिस्टन को धक्का मार रही है ऊपर लेके जाने के लिए, तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, पॉजिटिव हो गया। वहीं अगर आप केमिस्ट्री में जाते हैं तो सिस्टम क्या है, पिस्टन, अब यही काम हो रहा है तो क्या हो रहा है, पिस्टन पे धक्का मारा जा रहा है, सो वर्क इज डन, सेम प्रोसेस में वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो अगर ऑन द सिस्टम क्या होती है, नेगेटिव। यही फॉर्मूला केमिस्ट्री में सेम प्रोसेस में ऐसे यूज होगा। दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन द फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट एंड केमिस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट। आई होप सबको समझ में आया है, आप नोट कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने डेल्टा यू का फॉर्मूला भी पढ़ लिया, हम लोगों ने डेल्टा डब्ल्यू का फॉर्मूला भी पढ़ लिया, डेल्टा क्यू के बारे में थोड़ी कम बात की, तो एक काम करते हैं डेल्टा क्यू के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, हीट का क्या फंडा है, तो हीट का फंडा समझने से पहले हम लोग बात करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसकी बात कर रहे हैं हम, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी तक हम लोग जो हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ता है वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट पे पढ़ता है, सॉलिड कंडीशन में, है ना, कि हम लोग हीट करेंगे तो उसका भाई टेम्परेचर इंक्रीज करने वाला है। अगर 1 मोल ऑफ गैस के बारे में बात करें तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका भी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। तो यहां पर वही बात आती है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू n नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, उन n नंबर ऑफ मोल्स को हीट करने के लिए मुझे कुछ पर्टिकुलर मतलब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। वो हीट हम लोग डेल्टा क्यू से यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं। सी यहाँ पर और कुछ नहीं बल्कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो आप लोग पहले एमसी डेल्टा टी में पढ़ते हैं वैसे अब एनसी डेल्टा टी हो गया, नथिंग, नो डिफरेंस एट ऑल। एमसी डेल्टा टी की जगह एनसी डेल्टा टी लग गया, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ पर। सही है बच्चों, बात समझ में आया, गुड इनफ। अब सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ गई। अब यार एक बात समझो, अब तुम एक चीज जानते हो कि भैया अगर ऑब्जेक्ट को हीट दे रहे हैं हमें कैसे सेंस होगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ने वाला है, हीट ले रहे हो तो उसका टेम्परेचर घटने वाला है। यहां से हम लोग सेंस करते हैं कि ऑब्जेक्ट को हीट दी जा रही है या ऑब्जेक्ट से हीट ली जा रही है, करेक्ट है। अब हम लोग जब जिसकी बात कर रहे हैं यहां पर वो है गैस, ठीक है। अब गैस के 3 पैरामीटर होते हैं, वो है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। 3 चीजें एक गैस को कैरेक्टराइज, मतलब कितना क्या है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, हमें वहां से उसकी प्रॉपर्टी समझ में आती है ना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अब यार यहाँ पर एक चेंज तो दिखाई रहा है वो कि भैया टेम्परेचर चेंज तो हो ही रहा है, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो अब हमेशा कोई भी रूल यूज करते हैं तो अब हमेशा क्या कहते हैं, एक क्वांटिटी को कांस्टेंट रखते हैं, तो फिर दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे, है ना। अब एक क्वांटिटी तो ऑलरेडी चेंजिंग है, मतलब या तो प्रेशर को कांस्टेंट रखो या वॉल्यूम को कांस्टेंट रखो। अब किसी को भी कांस्टेंट रखोगे तो दूसरे के लिए इनजस्टिस हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूं, मैं एक एक करके दोनों को डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। तो पहली डिस्कशन कर रहे हैं हम
specific heat capacity at constant volume, C suffix V, CV बुलाते हैं हम इसको, ठीक है, C के पैर में हम V लगा देंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब डेल्टा V कितना होगा, 0, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि कांस्टेंट है वॉल्यूम भैया। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, सो देयरफॉर भाई वर्क डन भी 0 होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, PdV। अब dV 0 है तो भैया एनीथिंग इनटू 0 इज 0 इटसेल्फ, तो वर्क डन तो 0 हो गया, है ना। अब अच्छा, अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है dQ इज इक्वल टू du प्लस dW, सही बात है। अब dQ क्या है, यहां पर आप देखिए NCV dt इज इक्वल टू, du का फॉर्मूला क्या होता है, F/2 NR dt, सही बात है बच्चों। बेसिकली एनर्जी ऑफ गैस का फॉर्मूला लगा रहा हूं इंटरनल एनर्जी में, ठीक है, प्लस वर्क डन कितना आएगा, 0, सही बात है। तो दोनों साइड में हमारे पास क्या रह गया, NCV dt इज इक्वल टू F/2 RN dt। अब यहां पर देखिए N और N कैंसिल, dt और dt कैंसिल, मेरे पास क्या फॉर्मूला आ गया, CV इज इक्वल टू F/2 R, F/2 R। ओके, तो ये आ गया भाई CV का फॉर्मूला, एक हम लोगों को एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिल गया। इसमें देखो बेस्ट पार्ट क्या है, F/2 R, इसमें फर्क नहीं पड़ता कितने नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात कर रहे हैं, प्राइमरली हम किस गैस के, किस कैटेगरी ऑफ गैस के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब मोनोटॉमिक है, डायटॉमिक है, ट्रायटॉमिक है, कोई भी गैस के बारे में बात करेंगे उसका F इंपॉर्टेंट है, दैट इज इट। वहां से हम लोग CV का बेसिक कांस्टेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसी की तरह मैंने बोला एक के साथ इनजस्टिस हुआ प्रेशर के साथ, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग निकालते हैं specific heat capacity at constant pressure। कैसे लिखेंगे, CP, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। हाँ जी ठीक है बच्चा, तो CP लगा रहे हैं। अब यहां पर देखा जाए तो CP का वैल्यू क्या होगा, मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि dW निकालना हो तो dW का फॉर्मूला क्या होता है, PdV। अब प्रेशर तो कांस्टेंट है। अब डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर रखो या उसके अंदर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हम लोग जनरली यही करते हैं, डिफरेंशिएशन से कांस्टेंट को हमेशा बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, कैन आई राइट इट लाइक दिस, है ना, यस वी कैन डू इट। सो dW इज इक्वल टू कितना आ गया, D of PV। Now since PV is equal to क्या रहता है, nRT, so dW को हम लोग क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे nRDT। वर्क डन का एक नया फॉर्म बन गया nRDT। अब हम जानते हैं dQ इज इक्वल टू क्या है, du प्लस dW। तो dQ क्या है, NCPDT is equal to F/2 nRDT प्लस nRDT। अब यहां पर देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, NDT दोनों तरफ है, कॉमन निकल के कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। हमारे को क्या मिल जाएगा, CP is equal to F/2 R plus R। What do you mean by the term F/2 R? हमने पीछे पढ़ा F/2 R क्या था, CV। So CP is equal to CV plus R, ये एक रिलेशन आ गया। इस रिलेशन को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो है CP minus CV is equal to R, and this is known as Mayer's relation। This is known as Mayer's relation, ठीक है। CP minus CV is equal to R is known as Mayer's relation, ठीक है बच्चा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्या सीख रहे हैं, that CP is always greater than CV, क्योंकि CP is equal to CV, sorry, CV plus R है।
तो मतलब सीवी में हमेशा एक आर वैल्यू ऐड हो ही रहा है। दैट क्लियरली इंप्लाइज कि सीपी का वैल्यू हमेशा सीवी से बड़ा रहेगा। अब इसके बाद एक और कंडीशन आता है, ना देयर इज अनदर थिंग नोन एज स्टोशियोमेट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, स्टोशियोमेट्रिक कांस्टेंट का सिंबल है गामा। अब गामा और कुछ नहीं बल्कि सीपी और सीवी का रेशो है। ठीक है, सीपी और सीवी का रेशो है। सीपी का वैल्यू क्या पढ़े हम पढ़े F/2R प्लस आर। तो कहना है राइट इट लाइक दिस, F/2 + 1 × R। तो कभी भी कोई गैस का सीपी वैल्यू निकालना हो, डायरेक्टली इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करो F का और आंसर आ जाएगा। ऐसी सीवी का निकालना हो तो आंसर क्या आएगा, F/2R। अगर मैं गामा निकालूं तो वो क्या होगा, CP/CV। दैट इंप्लाइज F/2 + 1 × R अपॉन F/2R। R और R कैंसिल, मेरे को क्या मिल जाएगा, 1 + 1 अपॉन F/2। दैट कैन बी रिटन एज F + 2/F। Now this is the formula for gamma। ठीक है, अगेन F अगर हम मान लीजिए मोनोटॉमिक है तो इसका मतलब 5/3 आएगा, डायटॉमिक है तो इसका मतलब 7/5 आएगा। तो डायरेक्टली F का वैल्यू डालते जाइए और आपको स्टोशियोमेट्रिक कांस्टेंट, सीपी, सीवी, किसी का भी वैल्यू बड़ी आराम से आप निकाल सकते हैं। यही अगर बहुत सारी गैसेस दी हुई है किसी क्वेश्चन में तब क्या करेंगे हम, तो हम लोग यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स फॉर अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। सिंपल बात है, जितनी मतलब हो सकता है अलग अलग गैसेस मिक्सचर में प्लेस की गई हो, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा है। अगर हम लोग CV इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, N1 CV1 प्लस N2 CV2 प्लस सो ऑन टिल, मतलब आगे देंगे इन्फिनिटी तक ले जाते हैं, NN अपॉन जितने भी नंबर ऑफ मोल्स गिवन हम सबका एडिशन हम लोग यहाँ पर कर देंगे। समझ रहे हो, इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स इनटू CV उसका, और हम लोग ऐसे ही एड अप करते जाएंगे। यही चीज अगर हम लोग CP के लिए निकालेंगे तो CP इक्विवेलेंट भी यही आएगा, N1 CP1 प्लस N2 CP2 प्लस सो ऑन अपॉन N1 प्लस N2 प्लस सो ऑन। ठीक है, ये चीज अगर आप गामा के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बेसिक बात है, गामा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CP इक्विवेलेंट अपॉन CV इक्विवेलेंट, मतलब N1 CP1 प्लस N2 CP2 प्लस सो ऑन अपॉन N1 CV1 प्लस N2 CV2 प्लस सो ऑन। ये आ गया हमारे पास गामा का वैल्यू। तो जितनी भी मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए बात करेंगे तो डायरेक्टली इस तरीके से भी कर सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को एक रिलेशन, मेयर्स रिलेशन का अपडेट भी और इसका भी सिनेरियो पॉलीट्रॉपिक गैसेस के लिए नहीं बताया है। वो जब लोग पॉलीट्रॉपिक गैस को डिस्कस करेंगे तब डिटेल में समझेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना लिख लीजिए। चलिए प्रॉब्लम करते हैं, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है, इन थर्मोडायनामिक सिस्टम internal energy decreases by 400 joules while it is doing 250 joules of work. Find net heat taken in by the system. ये लिख लीजिए, फिर इसके बाद मैं एक छोटी सी चीज और बताऊंगा। क्वेश्चंस करते रहेंगे हम लोग, लेकिन एक फंडामेंटल चीज और बताऊंगा। हाँ जी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है।
इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब डेल्टा यू का वैल्यू क्या है, -400 जूल, while it is doing 250 joules of work, तो काम कर रहा है, मतलब डेल्टा W इज इक्वल टू क्या आ गया, +250 joules of work। ठीक है, सो नेट हीट निकालनी है, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। लो भाई, तो क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही आसान है। -400 + 250, the answer is -150 joules। That's the answer to this particular problem। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। ओके, क्वेश्चन कह रहा है 1 mole of an ideal gas is heated from 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो लॉजिक ये क्लियर हो गया, कांस्टेंट प्रेशर है, इसका मतलब क्या हुआ, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। सही है, बेसिक चार्ल्स लॉ लगा रहा हूं, प्रेशर कांस्टेंट है क्योंकि। ठीक है, अब भाई यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इनिशियल वॉल्यूम भी नहीं गिवन है, इनिशियल वॉल्यूम भी नहीं गिवन, तो मैं क्या करूंगा। अब क्वेश्चन में क्योंकि कुछ गिवन नहीं दिया हुआ, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, 1 मोल दिया हुआ है, 1 मोल ऑफ गैस 22.4 लीटर्स का कैपेसिटी रखता है ना, केमिस्ट्री थोड़ा लिंकअप हो रहा है। तो इसका मतलब मैं V1 को लिख सकता हूँ 0.0224 मीटर क्यूब। कैन आई डू दिस? ठीक है, अब आप देखिए तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू, T1 कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा कभी भी इस डिग्री सेल्सियस में नहीं लेते, मैंने जैसे बोला है हमेशा केल्विन में लेंगे। तो ये आ गया मेरे पास, तो इसका मतलब V2 का वैल्यू कितना आया, V2 का वैल्यू आया 373/273 V1, राइट, कुछ इस तरीके का आ गया। अब मुझे V2 पता लग गया, मुझे V1 पता लग गया, मुझे प्रेशर ऑलरेडी पता है, तो वर्क डन क्या होगा, डेल्टा W क्या होगा, P डेल्टा V। प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेरिक, तो मैं 10⁵ 1.013 भी ले लो यार। ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा V2 माइनस V1। ठीक है, तो 1.013 इंटू 10⁵ इंटू 373/273 -1 इंटू V1। तो प्राइमरी मेरे को क्या मिल जाएगा, 1.013 इंटू 10⁵ इंटू 100/273 इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है 0.0224। So when we calculate this, I'm just giving you the answer directly. If you calculate it, the direct answer comes up as 830.7 joules of work done. ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। Okay, the next problem is a vertical cylinder contains an ideal gas. The gas is enclosed by a 5 kg movable piston having a cross section area of 5 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो इट्स अ वेरी क्लियर थिंग कि एक वर्टिकल सिलेंडर है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पिस्टन के ऊपर तो लग ही रहा है, प्लस उसका खुद का भी कुछ वेट है, तो वो भी एडिशनल प्रेशर गैस के ऊपर लगाने वाला है। तो टोटल प्रेशर ऑन द गैस कितना लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्लस mg अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो मतलब ये आ जाएगा 10⁵ प्लस m कितना 10⁻³ g10, सॉरी 5 kg था ना, माय बैड, 5 × 10/5 × 10⁻³ दैट मींस ये कैंसिल हो जाएगा, 10⁴ हो गया। इसका मतलब 1.1 × 10⁵ पास्कल्स। ये आ गया हमारे पास प्रेशर का कंडीशन। ठीक है, ये आ गया हमारे पास जो प्रेशर गैस के ऊपर लग रहा है ना, तो गैस इज हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू 350 केल्विन। तो मैं यहाँ पर चेंज इन एनर्जी निकाल सकता हूँ, वो कितना होगा मुझे नहीं पता कौन सी गैस है, मेरे को इतना पता है F/2 NR 350 - 50 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, ये चेंज इन एनर्जी आ रहा है, तो मतलब F/2 NR × 50 हो गया। ठीक है, अब वो कहते हैं ना द गैस इज हीटेड, ओके फाइन, एंड द पिस्टन राइजेस बाय 0.1 मीटर्स। ठीक है, सो अगर ऐसा कुछ है तो मैं वर्क डन भी निकाल सकता हूँ, दैट इज प्रेशर P इंटू डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर आपको दिया हुआ है कितना है 1.1 × 10⁵ आ गया। चेंज इन वॉल्यूम कितना आया बच्चों, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 5 × 10⁻³ इंटू चेंज इन लेंथ कितना है 0.1, प्राइमरी इसका मतलब आ गया 55 जूल्स।
55 जूल काम आपने वर्क डन किया है, कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। द पिस्टन इज नाउ क्लैम्प्ड इन दिस पोजीशन, ओके, तो वो एक्सपैंड हुआ 0.1 मीटर ऊपर गया और उसको वहीं पे क्लैम्प कर दिया, नीचे नहीं आने देना। और क्या कर दिया, एंड द गैस इज कूल्ड बैक टू 300 केल्विन। तो देखो बच्चा, इसका मतलब जो सेकंड केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो कितनी है, जितनी पहले थी, 350 से 50 300 आया है, ठीक है। अब जब 300 से 350 जाओ, 350 से 300 आओ, इंटरनल एनर्जी सेम है, चेंज, ठीक है। इसका मतलब जो एडिशनल एनर्जी जो आपने काम किया है वही इन द फॉर्म ऑफ हीट वहां पे स्टोर हो जाएगी। सो द आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज 55 जूल्स ओनली, ठीक है। 55 जूल्स ही वहां पर इन द फॉर्म ऑफ हीट वहां पर स्टोर हो जाएगी। आई एक्सप्लेन यू अगेन। ये मान लीजिए पिस्टन अरेंजमेंट था, मैं इसको क्लैंप कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको हीट करूंगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये थोड़ा ऊपर गया और वो 0.1 मीटर ऊपर जा रहा है, हम लोग यही कंसिडर कर रहे हैं, ये 0.1 मीटर ऊपर गया और उसको क्लैंप कर दिया, आपने इसको नीचे नहीं आने देना, ठीक है। तो अब आपकी फाइनल कंडीशन क्या, आपने कुछ डेल्टा क्यू दिया जिसकी वजह से कुछ वर्क डन हुआ है और कुछ इंटरनल एनर्जी चेंज आया। अब वो कहता है हम इसको ठंडा कर देते हैं, इसको अगर हम लोग ठंडा कर देंगे तो क्या होगा, डेल्टा यू फिर से चेंज आया, अब आपका कुछ ना कुछ चेंज इन एनर्जी है, Q2 आया, उन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कितनी एनर्जी हम लोगों ने गैस से यूज की है, ठीक है। तो वो कितनी होगी, जितना आपने काम किया था इसको यहाँ से ऊपर लेके जाने में, उतनी एनर्जी अब वापस नहीं ला पा रहे हो, तो वो 55 जूल्स ही एनर्जी है जो कि इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस्ट हो रही है ड्यूरिंग कूलिंग। समझ में आया? वो भी गो इनटू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक छोटी सी चीज मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है, दैट इज एसटीपी एंड एनटीपी। ये क्या होता है? एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। इसका मतलब है एसटीपी पे टेम्परेचर जो दिया जाता है वो लेता है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन, और जो प्रेशर लिया जाता है वो लिया जाता है 10⁵ पास्कल्स। ध्यान रखिएगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, 1 एटमॉस्फेरिक मतलब 1.013 इंटू 10⁵ है, तो ये 0.98 के आसपास है, 0.98 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये है एसटीपी। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। ये भी है, क्या है, इसमें टेम्परेचर लिया जाता है रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ध्यान रखिएगा जब भी यूज करेंगे तब हमेशा केल्विन में ही यूज करना है, 293 केल्विन है। और जो प्रेशर लिया जाता है वो लिया जाता है 1 एटमॉस्फेरिक, मतलब 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। जनरल क्वेश्चंस जितने भी आते हैं एसटीपी एनटीपी में, जनरलाइज एसटीपी ही होता है। जनरल क्वेश्चन में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन बोली जाती है, बिकॉज कैलकुलेशन कंपैरेटिवली आसान है, ठीक है। और नॉर्मल देने की बजाय दे ऑलवेज प्रेफर कि सच तो टेम्परेचर दे दो 27 डिग्री सेल्सियस, तो 300 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग वहां से फिर अप्रोक्सीमेशन से जल्दी आंसर आ जाते हैं, या तो क्वेश्चन एसटीपी का आएगा या फिर ऐसा आएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है, आपको समझ में भी आ जाएगा कैसे अप्लाई कर, एक मिनट, या लेट्स ट्राई दैट एंड आपको कंडीशन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। The question goes like this. सर पीछे वाला मिस हो गया। Gaseous, एक मिनट बेटा रुक जाइए, क्वेश्चन लिखेंगे तो लिखाता हूँ। Gaseous hydrogen initially at STP in a container of volume 5 into 10⁻⁻5 meter cube is cooled by 55 Kelvin. Find the change in internal energy and amount of heat lost by the gas.
ओके सो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, तो प्रेशर दिया हुआ है 10⁵ पास्कल्स, वॉल्यूम दिया हुआ है 5 × 10⁻⁵ मीटर क्यूब, डेल्टा टी दिया हुआ है 55 केल्विन, ये दी हुई चीजें, ठीक है। तो एसटीपी कंडीशन लग गया, टेम्परेचर हमारे को पता है कितना है 273 केल्विन। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि क्या चाहिए, क्या इंटरनल एनर्जी, एफ का फॉर्मूला सॉरी यू का फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, डेल्टा यू इज इक्वल टू F/2 NR/d डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास n नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हुए, लेकिन P पता है, V पता है, T पता है, सब पता है, मैं तो n निकाल सकते हैं। PV इज इक्वल टू NRT लिख दो, 10⁵ × 5 × 10⁻⁻5 is equal to n into 8.314 into 273, तो n is equal to कितना आ गया 10⁻⁵, 10⁵ कैंसिल हो गया, 5/8.314 into 273, n आ जाएगा 0.22, मतलब मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन के साथ बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। कितना आ जाएगा 0.22 नंबर ऑफ मोल्स। अब डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, कौन सी गैस है भैया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 5 आ जाएगा, हाँ बिल्कुल जी बेटा, 5/2 इंटू n कितना है 0.22 इंटू 8.314 इंटू डेल्टा टी कितना है 55 फैरेड। इसको कैलकुलेशन सॉल्व करो, आंसर विल बी 251.5 जूल्स। द मोमेंट वी सॉल्व इट हमारे को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। Let's read this question. An ideal gas has a specific heat at constant pressure. Cp is equal to 5/2R. The gas is kept in a closed vessel of volume given here at a temperature of 300 Kelvin and a pressure of 1.6 × 10⁶ Newton per meter square. An amount of this much heat is energy supplied to the gas. Calculate final temperature and pressure of the gas. अब I know I'm equally clueless as you guys are. ये क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज अगर कोई नोट करने वाली है वो यही है कि क्लोज्ड वेसल दिया हुआ है, ठीक है। क्लोज्ड वेसल ऑफ वॉल्यूम इतना, तो मतलब वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग ओवर हियर। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब आपको सीपी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 5/2R। आपको पता है जनरली सीपी का जनरल फॉर्मूला क्या है, F+2/2R, करेक्ट है, ये जनरल फॉर्मूला है। इसका मतलब F+2 का वैल्यू 5 है, इसका मतलब F का वैल्यू क्या होगा, सो F इज इक्वल टू क्या हो गया 3, सही है। तो अगर F 3 है तो CV का वैल्यू क्या हो जाएगा F/2R, मतलब 3/2R, ये आ गया मेरे को, CV मिल गया। अब डेल्टा Q दिया हुआ है, डेल्टा Q इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, ठीक है। डेल्टा Q कितना है 2.49 इंटू 10⁻⁴, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हुए, ठीक है। अच्छा टेम्परेचर कंसंट्रेशन है, वॉल्यूम भी दिया, अच्छा ठीक है ना। n इज इक्वल टू क्या होगा PV/RT, P दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁶, V दिया हुआ है 0.0083 अपॉन 8.314 इंटू टेम्परेचर 300 दिया हुआ है, 8.314 और 0.0083 को अगर हम लोग कैंसिल करें हमको क्या मिलेगा 10⁻⁻3 लेंगे तो 8⁻³ आ जाएगा, -3 हो गया, ये कैंसिल करेंगे हम, ये कैंसिल होगा, 10⁻³ रह गया, 10⁻³ में से 2 जीरो नीचे कैंसिल कर दी, मेरे पास ऊपर क्या रहेगा 16/3 मोल्स आ गए। अब अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता लग गया तो मैं नीचे वैल्यू पुट कर सकता हूँ 16/3 3/2R इंटू चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है, ओके डेल्टा टी निकालना है, तो चेंज इन टेम्परेचर मतलब T - 300 ले लो, दैट्स इट, क्योंकि 300 केल्विन ऑलरेडी इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है। सॉल्व दिस इक्वेशन, आपको टेम्परेचर मिल जाएगा, ठीक है। आई विल डायरेक्टली गिव यू द आंसर, आप सॉल्व खुद कर सकते हैं।
674.36 केल्विन, ये टेम्परेचर आ गया। अब ये कौन सा प्रोसेस है? कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम हम लोग क्या कर सकते हैं? आई एम जस्ट टर्निंग द पेज, आराम से बाद में लिख लीजिएगा। कांस्टेंट प्रेशर में कांस्टेंट वॉल्यूम हम लोग क्या करते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब P1 by P2 इज इक्वल टू T1 by T2। अब आपको P1 पता है कितना था? 1.6 इंटू 10⁻⁶। P2 पता नहीं, T1 पता था 300, हमने T2 फाइंड किया कितना? 674.36। P2 निकाल सकते हैं कैलकुलेशन से। इसका फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं, 3.6 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट्स हाउ दिस प्रॉब्लम इज गोना बी टैकल्ड डाउन। तो क्वेश्चन में ट्रिक कहां था? कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा हुआ है। तो दैट क्लियरली एक्सप्लेन्स कि हमारे पास जो भी सिस्टम है ना, पिछले वाले पार्ट में देखिए क्लोज्ड वेसल दिया हुआ है। क्लोज्ड वेसल मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम है, जबकि क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए पहली ही लाइन में सीपी दे दिया है। तो हम लोगों के दिमाग में ये चलेगा कि अरे यार कांस्टेंट प्रेशर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं करना है। वो जानबूझ के प्रोवाइड किया था ताकि आपको ये पता लगे कि मोनोटॉमिक गैस टैकल कर रहे हो, ठीक है। दैट वाज द मेन पर्पस अबाउट दिस। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के सारे कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडिंग द ग्राफ्स एंड द डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस डिस्कस करेंगे।